पोस्टल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस बेहद खास और गहन चर्चा में, जिसे हम अपनी डीप डाइव कहते हैं, हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हमेशा की तरह मेरे साथ हमारी विशेषज्ञ मौजूद हैं। सभी को नमस्कार। मुझे इस चर्चा का हिस्सा बनने की बहुत खुशी है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा तैयार किए गए कुछ बहुत ही बेहतरीन भौगोलिक नोट्स हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स हैं ना, ये LDCE यानी लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जाम की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। तो जो भी लोग इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए आज हम इन नोट्स के हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, क्योंकि इन नोट्स में जो तथ्यात्मक और सांख्यिकीय जानकारी दी गई है वो परीक्षा के नजरिया से बहुत ही सटीक है। सही कहा। तो टेढ़े बिना देर किए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी जमीन जो 1,16,221.57 वर्ग किलोमीटर में फैली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है ना? मतलब ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये ग्रीस या बांग्लादेश जैसे देशों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा का पूरा इलाका भारत की सीमाओं के भीतर है। और यहाँ इंसानों के बसने की मनाही है? बिल्कुल मनाही है। ये जमीन सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और वन्य जीवों के लिए आरक्षित है। तो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि भारत जैसी विशाल भूमि का प्रबंधन कैसे होता है। हाँ, मतलब एक तरफ जहाँ प्रकृति को उसके सबसे जंगली रूप में संरक्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इंसान किस तरह से उसी जमीन से अपना पोषण कर रहा है। सही बात है। तो देखिए, अगर हम इन नोट्स के पहले हिस्से पर नजर डालें तो वन्य जीवों के लिए आरक्षित इस क्षेत्र में 47 संरक्षित रिजर्व हैं। और इसके साथ ही 4 सामुदायिक रिजर्व भी शामिल हैं इसमें। हाँ, और अप्रैल 2025 तक के जो ताज़ा आंकड़े इन नोट्स में दिए गए हैं, उनके अनुसार भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है और 573 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब इतनी बड़ी जमीन को सिर्फ जानवरों के लिए छोड़ देना कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असली में सिर्फ एक सीमा रेखा खींच देना संरक्षण के लिए काफी है? यही तो सवाल है। मैं भी यही सोच रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन का बंटवारा किस वैज्ञानिक आधार पर होता है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। अगर हम इतिहास में जाएं तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो 1936 में स्थापित हुआ था। अच्छा, 1936 में? हाँ, बिल्कुल। इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसे अब हम उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तब से लेकर अब तक हमारी समझ बहुत विकसित हुई है। मतलब हमने सिर्फ पार्कों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उन्हें समझने का तरीका भी बदला है। एकदम सही। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मध्य प्रदेश। क्या आपने नोट्स में पढ़ा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? हाँ, मैंने देखा था। क्योंकि वहाँ देश में सबसे ज्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बिल्कुल। वहाँ के घने जंगल और नदियाँ शाकाहारी जानवरों के लिए एकदम मुफीद है। और जहाँ शाकाहारी जानवर ज्यादा होंगे, वहाँ बाघों को भी एक छोटे इलाके में पर्याप्त भोजन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े पार्कों की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा पार्कों की जरूरत है। एकदम सटीक। और इसके बिल्कुल उलट अगर आप लद्दाख के लेह में स्थित हेमिस नेशनल पार्क को देखें, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना? हाँ, हेमिस 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब आप सोचेंगे कि इसे इतना विशाल क्यों बनाया गया? हाँ, जाहिर है, वहाँ तो वैसी बर्फ होती है। असल में वो एक अत्यधिक ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल है। वहाँ वनस्पति ना के बराबर है, तो वहाँ जो हिम तेंदुआ होता है उसे अपना शिकार खोजने के लिए बहुत बड़े इलाके में घूमना पड़ता है। अरे वाह! मतलब जानवर का आकार नहीं, बल्कि उस इलाके की उत्पादकता ये तय करती है कि पार्क कितना बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात जो नोट्स में है वो ये है कि सिर्फ हमारे देश के जानवर ही नहीं, बाहर से भी मेहमान आते हैं। सर्दियों में साइबेरियाई सारस राजस्थान के केवलादेव घाना पक्षी विहार में आते हैं। साइबेरियाई सारस? हाँ। मतलब इतनी दूर से उड़कर? हाँ, साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड से बचकर वो यहाँ आते हैं। प्रकृति के लिए तो कोई राजनीतिक सीमा होती ही नहीं है।
वैसे इंटरनेट पर मैंने हाल ही में वन्य जीवों से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प विषय पढ़ा था, जो मुझे लगता है इस चर्चा से काफी जुड़ता है। अच्छा, वो क्या था? मैंने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के ही कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीतों को लाकर फिर से बसाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। अरे हाँ, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। ये वाकई संरक्षण विज्ञान का एक बहुत ही नया और साहसिक कदम है। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपने जानवरों को ही नहीं बचा रहा, बल्कि जो प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं उन्हें वापस लाने का भी प्रयोग कर रहा है। बिल्कुल, और ये प्रयोग हमारी उसी भौगोलिक संपदा की वजह से संभव हो पा रहा है जिसे पूरी दुनिया मान्यता दे रही है। हाँ, और इस वैश्विक मान्यता की बात करें तो नोट्स में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यानों की एक बहुत ही अजीब सी सूची है। अजीब क्यों? देखिए, काजीरंगा, केवलादेव और मानस को 1985 में मान्यता मिली। फिर 1987 में सुंदरबन जुड़ा और 1988 में नंदा देवी। लेकिन इसके बाद एक बहुत लंबा अंतराल आ जाता है। अच्छा, आप उस गैप की बात कर रहे हैं? हाँ, सीधे 2005 में जाकर फूलों की घाटी को मान्यता मिलती है और 2012 में पश्चिमी घाट को। इन वर्षों के बीच का ये इतना लंबा अंतराल क्या दर्शाता है? ये एक बहुत ही पैनी नज़र है आपकी। देखिए, 1980 के दशक में वैश्विक संरक्षण का जो पूरा ध्यान था वो बड़े और आकर्षक जानवरों पर था, जैसे गैंडे और बाघ। बिल्कुल, काजीरंगा गैंडों के लिए और सुंदरबन बाघों के लिए। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, दुनिया ने माना कि सिर्फ एक बड़े जानवर को बचाना काफी नहीं है। अच्छा, तो मतलब पूरे सिस्टम को बचाना जरूरी है। हाँ, इसी वजह से 2005 में फूलों की घाटी को मान्यता मिली। वहाँ कोई बहुत बड़ा मशहूर जानवर नहीं है, लेकिन वहाँ का इकोसिस्टम दुनिया में बेजोड़ है। और 2012 में पश्चिमी घाट को मान्यता मिलना तो इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, पश्चिमी घाट तो अपने आप में एक पूरी पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल, ये हमारी भौगोलिक विविधता की ताकत को दिखाता है। और ये विविधता राज्यों की सूची में भी बहुत साफ दिखती है। हर राज्य का अपना एकदम अलग फिंगरप्रिंट है। जैसे गुजरात का मरीन अभयारण्य, जो कि समुद्री जीवों के लिए है। हाँ, और सबसे अनोखा तो मुझे मणिपुर का केबल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लगता है। अरे, वो तैरता हुआ पांख है ना? बिल्कुल, वहाँ जो हिरण पाए जाते हैं वो तैरती हुई वनस्पति पर चलते हैं। इसके अलावा केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली और लद्दाख का चांगथांग शीत मरुस्थल। और नोट्स में असम के ओरांग और गर्मापानी, ओडिशा के सिमलीपाल और चिल्का भी दिए गए हैं। हाँ, और उत्तराखंड के गंगोत्री और राजाजी, बिहार का वाल्मीकि नगर और झारखंड का पलामू। मतलब हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, ये तो हुई उन इलाकों की बात जहाँ जंगल है। अब जरा उन इलाकों की बात करते हैं जहाँ इंसान ने खेती करना शुरू किया। हाँ, कृषि ये महज खेती नहीं है, बल्कि इन नोट्स को पढ़कर लगता है कि ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय विज्ञान है। तो क्या आपको लगता था कि खेती बस बीज बोने का काम है? सच कहूं तो हाँ, लेकिन इन एलसीडी नोट्स में कृषि की जो शाखाएं दी गई हैं उन्हें देखकर तो मैं हैरान रह गया। ऐसा क्या खास है उन शाखाओं में? देखिए, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मेडिकल साइंस की किताब पढ़ रहा हूँ। जैसे कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी होती है ना, वैसे ही खेती में भी अलग अलग स्पेशलिटी हैं। हाँ, क्योंकि हर जगह की जमीन और जलवायु एक जैसी नहीं होती। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा में एक छोटा सा क्विज हो जाए। जो भी लोग सुन रहे हैं वो भी सोच सकते हैं। बताइए, अंगूर की खेती के विज्ञान को क्या कहते हैं? अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछ लिया आपने। इसका जवाब विटीकल्चर है ना? बिल्कुल सही जवाब, विटीकल्चर यानी अंगूर उत्पादन। और ऐसे ही बहुत सारे भारी भरकम कल्चर वाले शब्द हैं इस नोट्स में। हाँ, जरा कुछ और उदाहरण दीजिए। जैसे सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन, सिल्वीकल्चर जो वन कृषि के लिए है, हॉर्टिकल्चर मतलब फल और सब्जी उत्पादन। और मछलियों के लिए भी तो एक अलग शाखा है, पीसीकल्चर। हाँ, पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। अर्बोरिकल्चर वृक्ष और झाड़ियों की कृषि है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। और ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि। और आखिरी में है मेरीकल्चर यानी समुद्री जीव उत्पादन। मतलब क्या हम आमतौर पर खेती शब्द का इस्तेमाल करके इस इतने बड़े विज्ञान को बहुत हल्के में लेते हैं? हम निश्चित रूप से ऐसा करते हैं।
आप पहाड़ों पर जो उगा सकते हैं वो समुद्र तट पर नहीं उगे थे। ये विज्ञान इसलिए विकसित हुआ क्योंकि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना था। और तालमेल बिठाने की ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, विज्ञान की इन आधुनिक शाखाओं से भी पुरानी। आप स्थानांतरित कृषि की बात कर रहे हैं ना, हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जिसे अक्सर लोग काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। ये प्राचीन भारत के कृषि इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, क्या जंगलों को काटना और जलाना प्रकृति के लिए बुरा नहीं है? मुझे लगता था कि इससे सिर्फ प्रदूषण होता है। देखिए, आज के समय में ये बुरा लग सकता है, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। जो उष्णकटिबंधीय इलाके होते हैं, वहाँ भारी बारिश से मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं। अच्छा, तो फिर वो लोग क्या करते थे? उनके पास आज जैसी रासायनिक खाद तो थी नहीं, तो वो जंगल के एक छोटे हिस्से को जला देते थे, जिससे राख मिट्टी में मिल जाती थी। और वो राख एक प्राकृतिक खाद का काम करती थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ साल बाद वे उस जमीन को छोड़कर आगे बढ़ जाते थे और 15-20 साल तक वहां वापस नहीं आते थे, ताकि जंगल दोबारा उग सके। अरे वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीका था। हाँ, और इसी वजह से हर राज्य में इसके अलग-अलग स्थानीय नाम हैं, जो वहां की मिट्टी के साथ उनके जुड़ाव को दिखाते हैं। मैंने वो लिस्ट देखी है। तरीका लगभग एक ही है, जमीन बदलना, लेकिन नाम कितने अलग हैं। असम में इसे झूम कहते हैं और उड़ीसा में इसके 3 नाम हैं, कोमनभुंगा और धावी। केरल में इसे कुमारी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा और आंध्र प्रदेश में पोडू। मणिपुर में इसे पामलाओ कहते हैं। हाँ, और मध्य प्रदेश में इसके कई नाम हैं, जैसे वेवार, माशा और पेंडा। तेलंगाना में जारा, राजस्थान में वालरा और चिमाता, और अंत में झारखंड में इसे कुरवा कहते हैं। ये सूची भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, और प्रकृति के साथ इस तालमेल का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी फसल ऋतु है। हाँ, क्रॉप सीजन्स। मैं सोच रहा था कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक कैलेंडर या मौसम विभाग के ये सटीक चक्र बना लिया था। ये पूरी तरह से हमारे मॉनसून के आने और जाने के पैटर्न से जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसे अगर हम भारत की 3 मुख्य फसल ऋतुओं को देखें, सबसे पहले आती है खरीफ की फसल, जो मॉनसून के एकदम शुरुआत में बोई जाती है। बिल्कुल। नोट्स के मुताबिक ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं चावल यानी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन और कपास। और इन सभी फसलों को शुरुआत में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जो कि उन्हें मानसून से मिल जाता है। और जैसे ही बारिश खत्म होती है, अक्टूबर नवंबर में हम रबी की फसल बोते हैं और इसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसमें गेहूं, चना, जौ, तिलहन या सरसों और मटर आते हैं। हाँ, क्योंकि इन फसलों को पकने के लिए सर्दियों की हल्की ठंड और फिर वसंत की धूप चाहिए। एकदम सही। और इन दोनों के बीच जो समय बचता है, हाँ, मतलब फरवरी अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक का, हाँ, वो जायद फसल का मौसम होता है, जिसमें हरी सब्जियां, तरबूज, खरबूजा, खीरा और करेला उगाए जाते हैं। मतलब गर्मियों में जब हमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब प्रकृति हमें पानी से भरी फसलें देती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल है। बिल्कुल। तो चर्चा को समेटते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज हमने वाकई एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। हमने 1936 में बने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लेकर यूनेस्को की सूची देखी, हमने खेती के जटिल विज्ञान जैसे विटिकल्चर और एपिकल्चर को समझा, और स्थानांतरित कृषि के अलग-अलग नामों के साथ साथ रबी और खरीफ फसलों के पूरे चक्कर को भी डिकोड किया। हाँ, ये सब कुछ इन पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। लेकिन जाते जाते एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? आज हमने भारत के सुरक्षित जंगलों और खेती के एकदम सटीक मौसम चक्र को समझा, लेकिन जिस तेजी से वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मॉनसून के दिन बदल रहे हैं, हाँ, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, तो क्या आने वाले दशकों में ये रबी और खरीफ का हमारा प्राचीन फसल चक्र और हमारे ये वन्य जीव अभयारण्य इस बदलाव को झेल पाएंगे?
ये वाकई एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। खैर, आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लोग एलडीसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस। मिलते हैं अगली चर्चा में।